अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, वैसे तो राजनीतिक दल बहुत छोटे आकार के कुछ होते हैं, लेकिन वो देखने में छोटे होते हैं पर घाव बहुत गंभीर करते हैं। ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी क्या भूमिका है, क्या अहमियत है और हर बड़ी पार्टी इनको अपने साथ जोड़ने के लिए आतुर क्यों है? ये एक रिसर्च का विषय होना चाहिए, ये एक शोध का विषय है कि आखिर ये क्षेत्रीय पार्टियाँ, ये कुछ जिलों में सिमटी पार्टियाँ और कुछ जातियों की पार्टियों ने बड़ी बड़ी विशालकाय विश्व की, प्रदेश की, देश की बड़ी पार्टियों को अपने पास आने के लिए मजबूर कैसे कर रहे हैं। हम आज इस विषय पर बहुत ही गंभीर पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहन भाई, उत्तर प्रदेश बहुत ही कई मायनों में अजब गजब प्रदेश है। जब आपको ये लगता है कि फला पार्टी बहुत ताकतवर है और उसका अपोजिशन भी उतना ही मजबूत है, ठीक उसी वक्त आप ये देख रहे होते हैं कि वही बड़ी बड़ी पार्टी और वही बड़ा बड़ा अपोजिशन कुछ छोटे दलों के लिए, कुछ जातियों के दलों के लिए, कुछ जिलों में सिमटे दलों के लिए ऐसे लालायित होते हैं कि अगर वो नहीं मिले तो लगता है उनकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। तो जो ताकतवर हैं, विशालकाय हैं, जिनके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिनका बूथ से लेकर पन्ना तक और जिनके पास विक्रमादित्य मार्ग से लेकर ज़मीन तक सब कुछ है, आखिर उन लोगों को क्या आवश्यकता है छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने की? पहले ये छोटे दलों को कोई उत्तर प्रदेश में पूछता नहीं था, कोई मुंह नहीं लगाता था, लेकिन आज मुंह तो छोड़िए साहब, इनको कंधे पे लोग बिठाने को तैयार हैं। तो ये करिश्मा क्या है? मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की एक प्रयोगशाला है और राजनीति सीखने वाले, राजनीति करने वाले और राजनीति में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर शोध करना चाहिए। इनको स्टडी करिए, इनकी राजनीति को, इनके मुद्दों को, इनके नेताओं को और सबसे अहम बात, इनके समाज को, इनके समाज की एस्पिरेशन को। क्या आकांक्षाएं हैं इनकी, जिनके कारण ये दल खड़े हुए और आज बड़ी बड़ी पार्टियों को मजबूर कर दे रहे हैं कि वो उनके पास आएं? तो कुछ तो बात है। तो इनमें क्या बात है? तो उस बात को समझने के लिए आज मैंने ये डिबेट रखी है कि इनमें बात क्या है। भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को अपने साथ लाने के लिए मजबूर है। गृह मंत्री को खुद आना पड़ रहा है इनकी रैलियां कराने, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष सबको जाना पड़ रहा है। किसकी रैली में? निषाद पार्टी की रैली में। ओम प्रकाश राजभर जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो अखिलेश यादव को उसमें पहुंचना होता है, या अखिलेश यादव कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर को उसमें रहना होता है। केशव देव मौर्य की उपस्थिति को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बदायूं से लेकर जालौन तक की पट्टी में केशव देव मौर्य का अपनी कम्युनिटी में एक छत्र राज है। हो सकता है कि दिल्ली, लखनऊ में बैठे बड़े पत्रकारों को, बड़े इंटेलेक्चुअल को, बड़े राजनीतिक लोगों को इनकी ताकत का एहसास न हो, लेकिन मैं आपको पूरे चुनौती के साथ, पूरे दावे के साथ ये कह रहा हूं कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को इनकी सबकी ताकत का एहसास है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, इनके जैसे नेताओं ने उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राजनीति में स्थान बना लिया है। आप इन्हें पसंद करते हैं तो भी ठीक, नहीं पसंद करते तो भी ठीक, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश की राजनीति से। ये 3% की राजनीति करते हैं, ये 4% की राजनीति करते हैं, ये 6% की राजनीति करते हैं। ये अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहनों भाइयों, ये जो बड़ी पार्टियां हैं, अगर इनके साथ ये मिल गए तो ये एटम बम का काम करते हैं। इसलिए इनको स्टडी करना बहुत जरूरी है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, ये इतना मजबूत जनाधार कैसे इनका बन जाता है, इतनी डेडली इनका कैसे इनको सपोर्ट मिलता है और इनकी कम्युनिटी इनके पीछे कितनी ताकतवर तरीके से खड़ी रहती। कारण क्या है? जब किसी की लहर चल रही हो, किसी की सुनामी आई हो, उसके बावजूद इनकी जातियां इनके साथ क्यों खड़ी हैं? मैं फिर कहता हूं, शोध करिए, इनके लोगों के बीच जाइए, उनसे पूछिए, उनसे समझिए कि ये नेताओं का जन्म कैसे हुआ, ये पार्टियां वजूद में क्यों आईं और इन पार्टियों का आगे राजनीतिक भविष्य क्या है। उत्तर प्रदेश हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो राजनीति में कुछ सीखना है तो उत्तर प्रदेश में इन लोगों से जरूर सीखिए। ओम प्रकाश राजभर से सीखिए, संजय निषाद से सीखिए,
संजय चौहान से सीखिए, केशव देव मौर्य से सीखिए। इन्होंने जमीन से उठकर अपनी राजनीतिक दल खड़े किए। न इनके पास संसाधन है, न इनके पास कारपोरेट का पैसा है, न इनके पास कोई बड़ी बैकिंग है, और न मीडिया में इन्हें जगह मिलती है, और न ये कोई बहुत जाना पहचाना चेहरा बन पाते हैं। उसके बावजूद ये राजनीति में इतने ताकतवर क्यों हैं? वाई? और क्यों हर पार्टी इनकी तरफ ललचाती नजरों से देख रही है कि ये हमारे जाल में आ जाएं? तो इनकी अहमियत को समझिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड है, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक जाति प्रधान राज्य है ये। यहां मुद्दे नहीं, जातियों का बोलबाला है। यहां पार्टियां नहीं, जातियां राज करती हैं। तो जब 3%, 4%, 6% इन सबको आप जोड़ते चलते हैं तो एक बड़ा परसेंटेज बनता जाता है। फिर उस पर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बड़े वोट बेस के साथ आती है तो एक लंबी रस्सी बन जाती है। तो ये जोड़ जोड़ के तैयार की गई रस्सी है जो बड़ी हो जाती है। इस कारण हर पॉलिटिकल पार्टी को इनकी बड़ी सख्त दरकार है। बिना इनके कोई चल नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। और अपने दम पर आने का ख्वाब तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ें, क्योंकि बिना इनकी मदद के कुछ नहीं होने वाला। सीक्रेट इन्हीं के पास है, ये जो छोटे दल है। जयंत चौधरी को मैं उस कैटेगरी से थोड़ा ऊपर मानता हूं, लेकिन एक चाबी वो भी है। और भी छोटे छोटे हैं जो और भी एक एक दो दो जिले में सिमटे हैं। इनकी अपनी भी भूमिकाएं हैं। ये आपका 1% वोट बढ़ा देंगे तो आपकी कई सीटें बढ़ जाएंगी। और इनके समाज में गजब की पकड़ है। मतलब ये अपने समाज में देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। इनकी कही गई एक एक बात इनके समाज के लिए हुक्म की तरह होती है। वहां कोई मुद्दा उद्दा नहीं चलता, उनकी जाति में इनका फरमान चलता है। यह है उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिसे हमें समझना चाहिए। कुछ बयान सुने, आज बहुत ही जबरदस्त चर्चा है। संजय निषाद जी की पार्टी के साथ, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन हुआ है। मुझे बताइए, इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का, भाई जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन बुआ और बबुआ का गठबंधन भी बन गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन ने इस महागठबंधन को पूरी तरह ध्वस्त करके उत्तर प्रदेश में पुनः माननीय श्री अमित शाह जी की रणनीति के तहत भारी बहुमत प्राप्त किया था। कि 70 साल से जिन बेईमानों ने आपको ठगा था, आज मालिक बनकर अमित शाह आपको वो जरूर संरक्षण देंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं सॉल्व होगा। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं। सीटों की बातचीत हो गई है, इसीलिए गठबंधन अनाउंस हुआ है। जनता समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है, और विकल्प जब समाजवादी पार्टी है तो पूरा समर्थन जनता समाजवादी पार्टी का करने जा रही है। अब इन मामलों में 3 और लोग प्लेयर भी हैं जिनकी भूमिका के बारे में चर्चा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी, शिवपाल यादव की पार्टी और MIM। इनकी क्या भूमिकाएं होंगी, और बिना इनके कैसे किसका गुजारा है? तो शिवपाल यादव तो चले गए उधर। अब 2 प्लेयर बचे हैं, आम आदमी पार्टी और MIM, जो अभी किसी के साथ अलाइंड नहीं है। भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज की चर्चा बड़ी दिलचस्प है। OP सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर SBSP से हैं, असीम वकार MIM से हैं, केशव देव मौर्य जी मेरे साथ जुड़े। मैंने इनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। ये महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था। और सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो OP पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। आखिर क्या कारण है कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आप हो या समाजवादी पार्टी हो, इन छोटे दलों को जिनको आप जातियों की पार्टियां पहले बताते थे, इनके साथ आने के लिए आप लोग मजबूर हैं? क्योंकि आप लोग अपने दम पर सत्ता लाने की स्थिति में शायद दोनों लोग नहीं होंगे, इसलिए आपको इनके सहारे की जरूरत है। ब्रजेश जी, हम समझते हैं कि जब से ये उत्तर प्रदेश और देश में
सियासी राजनीति चल रही है, छोटे दलों से या विभिन्न दलों से, बड़े दलों से, छोटे नहीं बल्कि कई बड़े दलों से भी ये गठबंधन का, समझौते का फार्मूला पार्टी अपने रणनीति के तहत सभी करती आ रही, चाहे हम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जितनी भी पार्टियां इस हिंदुस्तान के अंदर, और हर चुनाव में ये गठबंधन होता चला आ रहा। जी, यह कहना कि इन पार्टी के बदौलत इन पार्टी का वजूद है, मैं इसको मानता नहीं हूं, क्योंकि अगर जिस पार्टी का अपना वजूद नहीं है वो इन सहयोगी पार्टियों का सहयोग होता है। ओपी सिंह जी, सरकार बनाने में सहयोग ओपी सिंह जी, होता मेरा है, एक सवाल है। ओपी सिंह जी, मेरा एक सवाल दिलाने में है, अगर सहयोग आपको होता इनकी है। जरूरत नहीं है तो क्या कारण है जी। कि आपको निषाद पार्टी भी चाहिए? आप तो राजभर के साथ भी थे, आप तो अपना दल को भी साथ लिए। मैं आज डिबेट इसलिए ओपी सिंह जी आमंत्रित किया हूं क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं कि वो क्या कैलकुलेशन है कि आप जैसी बड़ी पार्टी को या समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को इनके द्वार जाना पड़ता है। नहीं, आप ये क्यों कहते हैं कि हमारी पार्टी को या समाजवादी पार्टी को? आप ये क्यों नहीं कहते कि जितनी भी देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां, सबको जरूरत पड़ती है, जरूरत सबको पड़ती है। आप ये देखिए कि आज छोटे दलों का गठबंधन, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ और सपा के साथ या अन्य दलों के साथ, क्या इसके 2019 के चुनाव में बड़ी बड़ी दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बसपा, इनका गठबंधन नहीं हुआ? क्या इसके पहले समाजवादी पार्टी और देश की, समझा नहीं पा रहा हूं, या तो फिर बहुत स्मार्टली आप इसका जवाब घुमा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आप इन पार्टियों की ताकत और इनके वजूद का एहसास तो कर रहे हैं ना, तभी तो आपने हाथ मिलाया। यही मेरी डिबेट का विषय है आज। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, ऑलराइट, मैं मनोज पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया पांडे जी। मैंने देखा कि इन जातिगत पार्टियों का एक बड़ा गुलदस्ता अखिलेश यादव के नेतृत्व में तैयार हो रहा है। क्या कारण है कि आप ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, जयंत चौधरी, शिवपाल यादव, अभी और भी कुछ लोग जुड़ सकते हैं ऐसा लग रहा है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है आपको कि इन सब के साथ आप गठबंधन करें? क्या आप अकेले ये पूरा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है? देखिए ब्रजेश भाई, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी गठबंधन पर सवाल उठा रहे थे, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 32 दलों के साथ मिलकर के उन्होंने अपना गठबंधन बनाया था। आज उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, उसे उसका उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगार नौजवान डिग्री लेकर के ठोकरे खा रहा, आत्महत्या कर रहा है। मजदूर घर बैठा है, उसके हाथों में काम नहीं है। और मैं समझता हूं कि जितने ये छोटे दल थे, ये छोटे दल ये तमाम इशू को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। अगर वो आज समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं तो मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी कि एक ऐसी सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बने जो मजदूर, किसान, कमजोर, नौजवान और उत्तर प्रदेश के हित में काम कर सके। और जिस तरीके से समर्थन आज मिल रहा है, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जनपद रायबरेली में रहे, मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरीके से जनता आज सड़कों पर उतरी है, और उसमें कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, उसमें आज किसान था, मजदूर था, बेरोजगार नौजवान था, सामान्य वर्ग के लोग थे, और उन्होंने जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी का हौसला बढ़ाया है, ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। प्रचार है। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। पांडे जी, मेरे सवाल को आपने भी घुमा दिया। देखिए, आप दोनों कितने होशियार लोग हैं कि आप अपनी ताकत का सार्वजनिक ये एक्सेप्टेंस भी नहीं करना चाहते हैं कि आप बिना इन लोगों के की मौजूदगी के आप वो काम नहीं कर सकते हैं जिसके लिए आप निकले हैं, इसीलिए आपको सबकी जरूरत है। नहीं, देखिए, कहा गया है कल जुगे संघे शक्ति, और ये तो भारतीय जनता पार्टी, ये तो आरएसएस का नारा है, आप कब से लगाने लगे? नहीं, ये कल जुगे संघे शक्ति का नारा आचार्य श्री राम का है। अच्छा। और ये उन्होंने सबसे पहले ये लिखा था, उन्होंने, ये आरएसएस का नहीं है जी। और ये नारा भारत की सामाजिक समरसता, भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उस पर एक सार्थक नारा है।
बिल्कुल और ठीक इसी बात है। नारे मैं से हम लोग भारतीय असीम जनता वकार पार्टी जी को भी उत्तर हमारे प्रदेश साथ, से आज हम इनसे बेदखल ठीक से करने का जवाब काम लेंगे करेंगे। आपके विषय पे। ऑलराइट, मैं केशव देव मौर्य जी को आमंत्रित करता हूँ। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहनों भाइयों, मैं आपसे इनका परिचय कराना चाहता हूँ। ये पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। आपने इनको टीवी पे कम देखा होगा, आपने इनको ग्लैमर और लाइमलाइट में कम देखा होगा। ये बदायूं से लेकर जालौन तक की जो पट्टी है, उसमें केशव देव मौर्य अपने समाज में बड़ा नाम है और अपने समाज में इनकी बड़ी इज्जत है। इन्होंने एक पार्टी बनाई, उसका नाम है महान दल। काफ़ी समय से सक्रिय हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हमारे विशेष अनुरोध पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। केशव जी, बहुत शुक्रिया आपका। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं केशव देव मौर्य और केशव मौर्य में, तो कई बार बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। मैं तो खैर आपको लंबे समय से जानता हूँ। क्या कारण है कि आप लोगों की पार्टियाँ, जो एक समाज पर आधारित पार्टियाँ हैं, वो आज इतनी ताकतवर हो गई हैं कि बड़े बड़े दलों को उनके साथ जुड़ना पड़ रहा है? लेकिन देखिए, स्वीकार कोई नहीं कर रहा, लेकिन आवश्यकता सबको है आपकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। आपने महान दल के बारे में, मेरे बारे में बताया। ये सच है कि मैं 13 साल से लगातार लगा हूँ। मेरा भी नाम केशव प्रसाद मौर्य है। जब मैंने पार्टी बनाई थी 2007 में, तब इस केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में है, उनका जन्म नहीं हुआ था। और 2015 में 16 में मुझे बीजेपी के बड़े नेता ने बुलाया और मुझसे कहा कि आप पार्टी बंद करिए और मेरी पार्टी में आइए। मैंने कहा, मैं आपकी पार्टी में आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो समाज का प्रतिनिधित्व और उन्हें हक, अधिकार और न्याय आपकी पार्टी से न कभी मिल पाया था, न आगे मिलेगा। इसलिए मैं आपकी पार्टी में विलय नहीं कर सकता। गठबंधन किसी भी पार्टी से करने में मुझे ज़्यादा गुरेज नहीं है, मैं सोचूंगा उस विषय में, लेकिन मैं विलय नहीं करूंगा। विलय इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जब हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, इस समय बीजेपी की सरकार में तमाम अन्याय हुए, तमाम घटनाएं, मैं दर्जनों घटनाएं गिना सकता हूं। किसी को न्याय छोड़िए, किसी भी घटना में भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का 2017 में एक बड़ा वोट बैंक लिया था, उन्होंने उस घटना में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं समझी। केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम हैं। लेकिन ये सब लोग भी, अभी सीतापुर में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, उसे 1 रुपया कंपनसेशन नहीं दिलाने गए, ना न्याय दिलाने गए। मैं गया वहाँ। उसके अलावा करमवीर साक्य के साथ कासगंज में चाकू मारा गया, दबंगों ने चाकू मारा, लेकिन कोई नहीं गया। तो जब ये 1 रुपया नहीं दिलाते, कोई बीजेपी का नेता समाज के साथ, जो शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसे 2017 केशव में। जी, जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, मैं एक बड़ा गंभीर प्रश्न आपसे करना चाहूँगा जी कि जिस समाज की आप राजनीति करते हैं, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, विशेष तौर पर ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को क्या राजनीतिक तौर पर परेशानी है? सत्ता में क्या इनको हिस्सेदारी मिल रही है? आपको अलग पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? पहले, आज से बहुत दिन पहले जब बसपा नहीं बनी थी, तो ये वोट बैंक बीजेपी के साथ था, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य। ये इस देश की दुर्भाग्य है कि इस देश में जातियां हैं और जातियों को कोई नकार नहीं सकता। जातियों के हिसाब से न्याय मिलता है, जातियों के हिसाब से नौकरी मिलती है, जातियों के हिसाब से व्यवहार होता है। जब धीरेन्द्र सिंह ने पाल समाज के बेटे की हत्या की, तो बीजेपी के एक नेता, विधायक जी सुरेंद्र सिंह जी, रो रहे थे उसे बचाने के लिए, और उसे बचाया। और उसके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी फूल फेंक रहे थे उस विधायक जी के ऊपर। लेकिन जब अन्याय होता है, शाक्य सैनिक, ये पाल समाज भी आपके लोगों में ही आता है? नहीं, वो एक अलग समाज है, यादव समाज से मिलता जुलता समाज है। मैं एक घटना बता रहा हूँ। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 4-5 साल पहले घटना हुई थी। पंडित विवेक तिवारी नाम के एक व्यक्ति, जो एप्पल कंपनी में मैनेजर थे, उनकी पुलिस ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। वो रात के अंधेरे में किसी महिला दोस्त के साथ शहीद पथ पे थे। अब वो पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। पुलिस ने क्यों गोली मारा, ये भी मुझे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि न्याय का देश है, यहाँ कोर्ट न्याय करी, ये होना चाहिए। लेकिन पुलिस ने गोली मारा। सुबह केशव प्रसाद मौर्य 6 बजे, स्वामी प्रसाद मौर्य 6 बजे पहुँच गए उनकी पत्नी का आंसू पोंछने। उनकी बेटियों के 1 करोड़ रुपए, 50-50 लाख रुपए करके उन्हें दिए गए। एक फ्लैट दिया गया और 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी दी गई।
लेकिन जब यही घटनाएं साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज साथ होती है, जो 14.5% वोट बताया गया था जब केशव प्रसाद मौर्य को सीएम का चेहरा बनाया गया, बीजेपी ने बनाया, तब उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलती, उनसे कोई बात करने नहीं जाता, उनके दुख दर्द को बांटने नहीं जाता। तो इतना बड़ा वोट बैंक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उनकी भी आवाज़ कोई न कोई उठाने वाला होना चाहिए। मैं उनका आवाज़ 13 साल से उठा रहा हूँ। एक सवाल है मेरे पास, आपने अखिलेश यादव को क्यों चुना जब आपके पास और भी विकल्प थे? तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं थे। और विकल्प कौन था? भारतीय जनता पार्टी कौन सा विकल्प है जिनके बुल और बुलडोजर फ्री हैं, जहां जिसके ऊपर चढ़े। जब धीरेंद्र सिंह हत्या करते हैं तब बुलडोजर घर बैठ जाता है, जब टेनी पत्रकारों को धमकाते हैं इनके मंत्री राज्य मंत्री, जब उनका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है तब ये नहीं जाते। योगी जी के ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे थे, उनका घर तोड़ने कोई उनका बुलडोजर नहीं जाता। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर खुद मुकदमे थे, उनके आप ऊपर अपना बुलडोजर राजनीतिक नहीं जाता। भविष्य केशव जी क्या देखते हैं? जी सर, आप इस वक्त राजनीतिक तौर पर कहाँ खड़े हैं और आने वाले वर्षों में खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, हमारा समाज एक बड़ा वोट बैंक है। केशव प्रसाद जब 2007 में ये वोट बैंक बीएसपी के साथ गया था, उसके पहले भी बीएसपी के साथ गया, लेकिन 2007 में पूरा वोट बैंक बीएसपी के साथ गया तो बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यही वोट बैंक 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बताकर वोट लिया गया तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और आज ये वोट बैंक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और महान दल पुल का काम कर रही है और ये समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से जा रहा है। इस समय कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये मीडिया आपको इतना इग्नोर करता है, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, मीडिया के ऊपर कोई मेरा कोई कंट्रोल तो है नहीं। अब आपको एक बात बताऊं, अध्यक्ष जी के दौरान इंटरव्यू के दौरान मैंने एक सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में जो केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कठपुतली हैं, ये अछूत मंत्री हैं, इन्हें कलराज मिश्रा ने इनका हाथ झटक दिया अछूत समझ के, इन्हें स्टूल पर बैठाया जाता है। और उसके अलावा मैंने एक सवाल उठाया कि मैं भगवान राम का बेहद सम्मान करता हूँ, भगवान राम के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अयोध्या में खुदाई के दौरान जो कोरोना काल में चोरी खुदाई हुई, वहाँ बुद्ध स्तूप निकले, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ निकली, उन्हें बीजेपी सरकार ने उन बुद्ध मूर्तियों को तोड़कर नालों में फेंकवा दिया। अगर ये बात गलत है तो केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य जो बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक महान के वंशज हैं, उनके खून हैं, वो कह दें कि ये बात केशव देव मौर्य गलत बोल रहा है, मैं महान दल बंद कर दूंगा, उनके घर झाड़ू पोछा करूंगा। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के नेता मौन है। क्यों मौन है? दाल में काला नहीं है क्या? अगर मैं कोई सवाल नेशनल चैनल पर, आपके चैनल पर फिर से सवाल खड़ा कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि भगवान राम का अस्तित्व अगर न होता, अयोध्या में भगवान राम पैदा न होते तो सुप्रीम कोर्ट उनका मंदिर न बनाता। मैं समझ गया आपका मुद्दा, मैंने आपकी बात समझ ली। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका। ये जिनको कहा जाता है कि पार्टियां छोटी हैं लेकिन उनके धमाके बहुत बड़े होते हैं, आपका धमाका कितना बड़ा है? समुद्र में एक कंकड़ फेंकने से लहरें उठती हैं और वो लहरें तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वो किनारे लग नहीं जाती। वैसे ही हम एक छोटे से कंकड़ हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो समुद्र सबसे बड़ा। मैं आपको छोटा कंकड़ नहीं कहना चाहता, आप लोग तो बड़े हो चुके हो। हाँ, ये कहते हैं ना कि हम बहुत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास इतने लोग हैं, हम देश के प्रधानमंत्री हैं, तो चाणक्य लोग हैं। अरे क्यों गुस्सा उनसे, आप अपनी बात रखो। हम उन्हीं लोगों को ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ वही लोग हैं जो रिजेक्टेड हैं। अभी आप 3-4 लोगों का नाम गिना रहे थे, मैं तो देख रहा हूं कि प्रतिदिन जिसका झोला ढोने वाला एक आदमी नहीं है वो पार्टी बना लिया, उसको भी लोग गठबंधन में अपने शामिल कर रहे हैं। और कार्यक्रम जब दे रहे हैं उनके यहाँ तो बजनिया और नाच गाना वाला प्रोग्राम कर दे रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, जब भीड़ नहीं हो रही है तो फिर कार्यक्रम में जाने से मना कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है। नौजवान, अभी आपने देखा कि हमारे एक चाचा हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष, बहुत ढिढोरा पीटे की आज सुने बड़ी रैली की है। माननीय अमित शाह जी आएंगे, सौगात देंगे, आरक्षण की घोषणा करेंगे। घोषणा के नाम पर निषाद बिंद, केवट, मल्लाह, मझवार, तुरैया समाज के लोगों को इकट्ठा किया
और कहा कि सौगात मिलेगा, और एक भी शब्द माननीय अमित शाह जी ने सौगात के नाम पर चर्चा नहीं किया, आरक्षण की घोषणा नहीं किया। और उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी फूलन देवी को डकैत कहते। ये अपमान भी एक तरफ करते हैं और दूसरी तरफ उस समाज को हिस्सेदारी न देने के लिए धोखा भी देने का काम करते हैं। तो आप राजभर कम्युनिटी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा माना जाता है कि 4 या 5% आप लोग हैं उत्तर प्रदेश में। आपके पास जब विकल्प भारतीय जनता पार्टी था, जिनके साथ आपका पुराना अलायंस रह चुका है, तो आपने समाजवादी पार्टी का साथ क्यों चुना? देखिए, हम इसलिए समाजवादी पार्टी का साथ चुने हैं कि समाजवादी पार्टी जो उपेक्षा हो रही है भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, वंचितों का, थाने पर गाली दिया जा रहा है, FIR लिखने के नाम पर घूस लिया जा रहा है 10,000 15,000, डांट करके भगाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी जातिवाद जनगणना कराना चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला देना चाहती है, झूठ बोलना चाहती है, छल करना चाहती है। आप मुझे एक बात बताओ लेना चाहती कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से गठबंधन करके आपको क्या हासिल होगा? देखिए, ये तो शार्क हवेल हैं, बहुत बड़े वाले। माननीय अखिलेश यादव हो सकता है आप लोग को निगल भी जाएं लोग। नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही अनुभवी हो गए हैं और हर वर्ग को ये समझ रहे हैं। जो समाज दुखी है, आप देखे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, आज बड़ी संख्या में उस मैदान में लोग पहुंचे थे और दप्ती दिखा रहे थे। तो इनके जो पाले गए गुंडे पुलिस जो पैदा किए हुए हैं, वो उनको इतना भड़का रहे हैं कि भाग जाओ यहां से, नहीं तो फिर तुम्हारे दवाई कर देंगे। आप न्याय तो दे नहीं रहे हैं, ऊपर से लाठी बरसा रहे हैं। कोई कैंडल मार्च निकालना है तो लाठी बरसा रहे हैं। अगर कोई परीक्षा देने जा रहा है तो पर्चा लीक करा दे रहे हैं। मेरे पास 2 मेहमान मौजूद हैं। थैंक यू कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। असीम वकार और बुलडोजर से पिछड़े दलित, मैं असीम वकार जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू अरुण, शुक्रिया। न्याय के लिए हम अखिलेश जी के साथ खड़े हैं और 2022 में, माने 1 सेकंड और लेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ इसलिए खड़े हैं कि आप पूर्वांचल में देखेंगे, जब 27 अक्टूबर को हमने रैली किया था, एक बदलाव, अपनी बात रख लेना, नहीं बदलाव का संकेत हुआ। और जब जब हम यात्रा में जा रहे हैं, हम छोटे नहीं, अब हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने छोटा शब्द इस्तेमाल, मैंने कहा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, तो किसी को छोटा नहीं ये कह सब रहा। पैकेट एक जगह हो गए हैं और सारे रिजेक्ट करेंगे भाजपा को और सफाया करेंगे। मैं MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी असीम वकार जी को आमंत्रित करता हूँ। वकार जी, आप लोग का उत्तर प्रदेश में क्या पॉलिटिकल स्टैंड है, तो ये क्लियर करिए। दूसरा, क्या आपको भी मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका मानूं या छोटा पैकेट फुस मानूं? अब आपका जो दिल चाहे मान लीजिए। नहीं, आप अपनी बात रखें, मैं मानूंगा। नहीं, कन्विंस करिए सबको। नहीं, वो धमाका होने के बाद मालूम पड़ेगा ना। अब मैं अभी आंकड़ा पेश करूं अगर आपके सामने, तो फिर आप मेरे आंकड़े से सहमत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप अगर आंकड़े सही है तो बिल्कुल सहमत होंगे। 2012 में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी धरती पर दिख नहीं रही थी, कांग्रेस भी कहीं नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी की पोजीशन ये थी कि पहले आदमी 4 अल्फाज उल्टे सीधे बोलता था, फिर मायावती जी का नाम लेता था। एंटी इनकम्बेंसी इस हद तक थी। अपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली समाजवादी पार्टी थी। उस वक्त जो 212 सीटें जीते थे, उसमें से 156 सीटें ऐसी थीं जो 500 से 5,000 के बीच में मार्जिन से जीती गई थी। आज की स्थिति सर क्या है? भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में मौजूद है, मजबूती से है। बहुजन समाज पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो भी चुनाव में है। समाजवादी पार्टी भी मजबूत है, चुनाव में है। तो जो सीटें 2012 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद, सिंगल फाइट में होने के बाद 500 से 5,000 के बीच में मार्जिन से जीती गई थी, आज वो स्थिति नहीं है। क्या उन्हीं वोटों को काटने के लिए आप तत्पर हैं? नहीं, तो आप क्यों कटने दे रहे हैं वोट? आप जब जानते हैं कि हम वोट काट रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप हमसे वोट कटवा रहे हैं, तो फिर सियासत काहे की आपकी? चाहते क्या हो आप? जो आप चाहते हैं वही चाहते हैं सर। क्या हमने खुलकर बोलो? नहीं, जो आप आज मौका है, आज खुलकर। मनोज पांडे बैठे हैं, OP सिंह भी बैठे हैं, केशव देव मौर्य भी बैठे हैं। आज खुलकर बात करो। आपने मुझसे आज को जो कहना है इसी ऑनलाइन बात कर लो, लाइव में जनता के सामने बात करो। सर, आपने कहा आप वोट काटने आए हैं, आप वोट कटवा क्यों रहे हैं? पहले तो ये बताइए। जब आप जानते हैं कि वोट कटेंगे तो आप सबसे बात कर रहे हैं, सारी पार्टियों को आप ले रहे हैं। आपको आसिम वकार से, असद ओवैसी से क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? ये आप किसके लिए कह रहे हैं? आपके लिए कह रहे हैं, आप ही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मतलब मैं किसकी तरफ भेजूं ये सवाल? जिसकी तरफ से आपने पूछा है सवाल। मैं मनोज पांडे जी से पूछूं? पूछिए सर।
ओके, आप अभी पूछ लेता हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। दूसरी बात, अगर आपको लगता है हम वोट काट रहे हैं तो हमें वोट मत काटने दीजिए, हमारा इलाज कर दीजिए, आप इंजेक्शन लगा आप दीजिए। किस तरह का इलाज करवाना चाहते हैं अपना? वो आप डॉक्टर हैं, आप बताइए। नुकसान हमें थोड़ी ना हो रहा है, नुकसान आपको हो रहा है सर। ओके पांडे जी, एक सेकंड में मनोज पांडे जी से पूछ नहीं लेता सर, हूं। एक लाइन आपके डॉक्टर वही हैं, मैं पूछ लेता हूं। नहीं नहीं, बात डॉक्टर की और उसकी नहीं हो रही है, कंपाउंडर की हाँ। बात जायज हो रही है, बात हक की हो रही है। ओके, देखिए, आप सबसे गठबंधन कर रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां थी, आपने उनसे अलायंस किया, आपने कहा हम छोटे अलायंस करेंगे छोटी पार्टियों से, अच्छी बात है। आसिम वकार को आपने कहा साहब ये बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं, या बीजेपी से मिले हुए हैं, या बीजेपी फायदा उठाएंगे। आपकी बात मैं मान भी लूं कि हम खराब हैं, हो सकता है आप सही कह रहे हो। तो उत्तर प्रदेश में आपने इतनी पार्टियों से अलायंस किया है, उसमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाली, मुस्लिम नेतृत्व वाली कोई पार्टी क्यों नहीं रखी आपने? क्या सब आपकी नज़र में जो मुसलमान नेतृत्व हैं वो सब बीजेपी के एजेंट हैं? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि मुसलमान तो उनके साथ हैं ही, आप कहां से बीच में खामखा? यही मुगालता तो दूर हो जाएगा। ओके, यही मुगालता दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं सर्वेश मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। मैं मनोज पांडे से बात है, ये मुगालता दूर आपके करना है डॉक्टर सर। को मैं बाद में बुलाता हूं। सर्वेश मिश्रा के पास चलता हूं, आम आदमी पार्टी के पास। आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में आप क्या भूमिका सर्वेश जी देखते हैं? पहले मैंने सुना था कि आप लोग भी सोशलिस्ट अलायंस ज्वाइन करने वाले हैं, फिर पता चला कि नहीं, आप अलग लड़ने वाले हैं। सर, आम आदमी पार्टी मतलब नहीं, मसलों के गठबंधन के समर्थन में हमेशा से ही है। हमारे भारतीय संविधान में अधिकार है गठबंधन का, लेकिन जहाँ तक आपने पिछली बार भी हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने 32 पार्टियों के साथ गठबंधन किया करके एक सरकार बनाई थी, जिसमें कहीं भी मुद्दों की बात, मसलों की बात नहीं होती गई। यहाँ तक कि उन छोटे दलों को वो अधिकार भी उन्होंने नहीं दिए कि वो अपने मामलों को उठा पाए। आज आपने देखा होगा, तमाम वीडियोज़ आ रहे थे, एक पार्टी का गठबंधन हुआ जिसमें देश के हमारे गृह मंत्री जी गए, वो कह रहे थे 300 की लड़ाई लड़नी है कि नहीं, 300 की लड़ाई, 300 पार की लड़ाई लड़नी है कि नहीं। आखिर वो मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे थे? आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही मुद्दों की बात करती है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही है, 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, 5 लाख बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है, अच्छे स्कूल देने की बात कर रही है, शिक्षा पे 25% से ज़्यादा का बजट खर्च करने की बात कर रही है। तो हम गठबंधन में इन सब मामलों को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी भी, जैसा कि आपने भी कहा था, कि पार्टियों से ज़्यादा तो जातियों का बोलबाला है, और गठबंधन में हम मुद्दों को ऊपर लाना चाहते हैं। आपके साथ देखिए कोई जाति नहीं है, आपके पास किसी जाति का वोट बैंक नहीं है। हमारे पास विकास का वोट बैंक है, हमारे पास स्कूल का वोट बैंक है, हमारे पास बिजली का वोट बैंक है, यूपी में इसका कोई स्कोप नहीं है। का वोट जो आप बैंक जिस है। चीज का क्लेम कर रहे हैं, यूपी में इसका स्कोप नहीं है। नहीं, हमने फ्री बिजली की बात की, और आप देखिए हमारे अनाउंसमेंट के बाद से हमारे एक पार्टी ने कॉपी करके उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया। हाँ, वो आपके मुद्दों का लाभ उठा लेंगे, लेकिन यूपी में आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आपको बहुत वक्त लग सकता है। देखिए, दिल्ली में भी जब 2012 में 2013 के चुनाव से पहले जब हम लोग चुनाव में थे, तो तमाम लोग यही कहते थे कि ये जातियों का प्रदेश है, यहाँ पूर्वांचली वोट है, यहाँ जाट वोट बैंक है, यहाँ पंजाब सिखों का, पंजाब के लोग हैं। लेकिन इन सब जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ के हमने बहुत शुक्रिया सर्वेश जी। बीरेन जी आ गए हमारे साथ डिबेट में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्वेश जी। बीरेन जी, आप मुझे बताइए कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनको सो कॉल्ड छोटा दल कहा जाता है, दरअसल अब ये छोटे नहीं रह गए। राजनीति में किसी को सत्ता की चाबी चाहिए, सत्ता तक पहुंचना है, तो ये लोग एक अनिवार्य सीढ़ी हो चुके हैं। बिना इनके आप 5 कालिदास मार्ग या लोक भवन पर काबिज होने की कल्पना अभी तो नहीं कर सकते हैं आप। ब्रजेश जी, अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज देखेंगे तो ये बात सही है कि छोटे दल छोटे नहीं रह गए, लेकिन अभी ना इनके पास विधानसभा में ना संसद में कई दल ऐसे हैं जिनकी कोई उपस्थिति नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जातिगत सियासत में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये जरूर है कि कहते हैं कि भाई छोटी छोटी 5 उंगलियों को इकट्ठा करके मुट्ठी बन जाती है, वो बड़ी ताकत होती है। तो ये जो बीजेपी का फार्मूला था, उसको तो अखिलेश यादव ने अपनाया। बीजेपी ने 2017 में फार्मूला अपनाया था, लेकिन उनका जो गठबंधन था उसमें से राजभर अलग हो गए हैं। अब उनके पास पुराने गठबंधन में तो खाली अनुप्रिया पटेल बची हैं, और
दूसरी ओर अब ये आए हैं आज आपके ये नैया पार खवैया निषाद पार्टी, तो ये नैया पार लगाएंगे क्या करेंगे। लेकिन बीजेपी का हमेशा एक नारा रहा, जैसे बंगाल गए बोले अब की बार 200 पार, अब यूपी में अब की बार 300 पार। लेकिन 300 पार तब हुआ था जब मोदी का करिश्मा था, जब पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा था, चमत्कार था। और नोटबंदी के बावजूद बीजेपी उत्तर प्रदेश में 325 सीटें जीत गई। 5 साल सरकार चलाने के बाद और उनके साथी जिस तरह से उनसे असंतुष्ट हुए, जो बेरोजगारी पर जो समस्याएं आई और कोरोना काल गुजरा, वो अब इस नारे की धार कितनी बसती है इसका परीक्षण होगा विधानसभा चुनाव में। और ये जो छोटे दल हैं इनको भी एक नई संजीवनी मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती है तो अखिलेश यादव के साथ जो दल हैं गठबंधन में, उनको भी राजनीति का एक नया जीवन मिलेगा। वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित हो जाएंगे, उनके भी अपने विधायक हो जाएंगे, सांसद हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे। बीजेपी के साथ जो लोग हैं, निषाद को एमएलसी बना दिया बीजेपी ने, उनको सरकार बनने पे मंत्री भी बना सकती है। अच्छा, ये डिप्टी सीएम का पद तो अब तो हर जगह डिमांड में है, ये तो लॉलीपॉप है, टॉफी है भाई, कहते हैं 2 के साथ 1 फ्री। तो जैसे दुकानों पर चलता है ऑफर, वैसे अब डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर में मिल रहा है। तो जो भी पार्टी जिसकी सरकार बनेगी वो डिप्टी सीएम 1-2 गिरा देगा किसी न किसी को। जब गिरा देगा मतलब मिलेगा ना, हाँ मतलब वही बिहार में बट रहा है तो यहाँ भी होगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है ब्रजेश जी कि लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, लेकिन बीजेपी खाली सपा से नहीं लड़ रही है। बीजेपी जान रही सपा बहुत वोट काटेगी, तो वो कह रही जो बसपा का वोट है उसको काट लो कुछ, उसको चाहे नमक, तेल और चीनी, पैसा, शौचालय, जितनी योजना है दो, अनाज धकाधक, कुछ तो आएगा। तो दलित तो स्वाभाविक है कि इस बार बीजेपी काफी वोट काट देगी। और मायावती के वोट बैंक पर उसकी बड़ी निगाह है और उसकी जीत इस पर भी काफी निर्भर करेगी, क्योंकि 200-400 वोट से तो लोग विधायकी चुनाव जीते हैं। अगर 1000-2000 वोट का भी अंतर आ गया तो कई सीटों पे बदलाव हो जाएगा। आप क्या आकलन करते हैं कि केशव देव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता ये कितना करिश्मा कर पाएंगे? असल में राजनीति में एक चलन है कि अगर हमारे साथ है तो संत है, बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत, और अगर विरोधी के साथ चला गया तो ये बहुत गंदा था, दागी है, किसी लायक नहीं है, निकाल दिया। तो ये जो परिभाषा है जी, इसका सिर्फ एक उत्तर है चुनाव का परिणाम। राजभर ने अपनी ताकत दिखा दी है, वो विधायकी जीत चुके हैं एक बार, और महान दल को दिखाना है। इनका नाम महान दल है, अब इनके नाम के अनुरूप इनका काम कितना महान है और जनता इनको कितना महान मानती है, उसका परिणाम आएगा विधानसभा चुनाव में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल, किसान आंदोलन, महान दल, ये सब समाजवादी की ताकत है। और ये लेकिन एमआईएम वाले, एमआईएम का आप कह रहे हो कि कोई दवा फायदा नहीं कर रही, कोई डॉक्टर। हाँ, एक डॉक्टर बैठे हैं मनोज पांडे, अभी उनको मिलवाता हूँ तुरंत। भाई देखिए, आसिम बकार जिस पार्टी से हैं, ये पहले हैदराबाद में सरकार बनाए, तब ये यहाँ उत्तर प्रदेश में आए वोट लें। जहाँ पर हैं वहाँ तो ये बात नहीं कर रहे हैं सरकार बनाने। अच्छा, इनके लिए ना अब एलोपैथ डॉक्टर ना होम्योपैथ, इलेक्ट्रोपैथ चलेगा। अब इनको दिखाओ चांदसी दवा खाना में, जो बस स्टेशन पे डॉक्टर साहब बैठते हैं प्रत्येक मंगलवार को, वहाँ बढ़िया इलाज मिलेगा। देखिए, कुल मिलाकर यह है कि हम जब तक अपने समाज में लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं देते, ये जातिवाद हावी रहेगा और जात आधारित पार्टियां प्रभावी रहेंगी। जिस दिन यह समानता खत्म हो जाएगी, सबको बराबरी का दर्जा होगा,
उस दिन विकास की असली राजनीति पे चुनाव होगा। बाकी बातें जी बीरेन जी सब यही है। दूसरी ओर देखिए, चाचा भतीजा एक हो गए। अब तो ये है कि अगर घी गिरे तो कटोरे में गिरे, अब बाहर माल गिरना नहीं है। तो एक फायदा तो इनको ये और हो गया। बाकी बीजेपी क्या चुप मार के बैठी है? वो तो मानती है कि जहां में बहुत कुछ बिकाऊ है, चलो कुछ खरीदे, तो जहां जो मिलेगा वो खरीदेंगे जिस तरह से है। लेकिन एक चीज ये राजनीति में भी और हर आदमी के जीवन से जुड़ा है कि जिंदगी की रेस में या सियासत में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं जी। तो ये बॉन्डिंग किसके साथ कितनी मजबूत है, किसका गठबंधन, ये चुनाव के आचार संहिता लगने तक देखिए कायम रहे, तब पता लगेगा। बहरहाल बीजेपी के पास बहुत नुस्खा है। ब्रजेश जी एक बार चित्रगुप्त जी भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहे कि भगवान, ये जो करवा चौथ पे 7 जन्मों में पति मांगती हैं औरतें, ये वाली स्कीम बंद कर देना चाहिए, इससे पृथ्वी पे बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो वो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई क्या गड़बड़ है? बोले कि महिलाएं तो करवा चौथ में एक ही पति के 7 जन्मों की डिमांड करती हैं, लेकिन जो पति हैं इनकी डिमांड अलग रहती है। ये कहते हैं कि हर बार कुछ बदल के मिले, और इसकी वजह से कलेक्शन करने में नीचे बड़ी परेशानी आती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई चित्रगुप्त जी, पृथ्वी पर जाओ, बीजेपी किसी नेता से समस्या का समाधान पूछो, हमारे पास तो नहीं है। तो चित्रगुप्त जी को बीजेपी के एक बड़े नेता मिले, तो उन्होंने समस्या रखी। तो उन्होंने कहा, इसका हल बहुत आसान है। जो महिलाएं 7 जन्मों तक एक ही पति मांगे, उनको खाली ये कह दो कि आपकी मांग पूरी होगी, ठीक है, आपकी डिमांड करेंगे पूरी। उसमें बस एक शर्त यह है कि अगर 7 जन्मों तक पति वही मिलेगा तो सास भी तुम्हें वही मिलेगी। देखो, डिमांड अपने आप खत्म हो जाएगी। बड़ा गजब का नुस्खा दिया। तो हर मर्ज की दवा बीजेपी में है। बहरहाल जी वीरेन जी कंक्लूड सियासत में जी कोई चीज अस्थाई नहीं है। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। लोग कहते हैं खरीद हो गई, फरोख्त हो गई, बिक्री हो गई, दारू चल गया, मीट हो गया, पैसा चल गया, चुनाव के दिन गड़बड़ हो गई। ये बहुत पुरानी व्यवस्था सुनते रहे हैं आप। तो उसी पर आज 4 लाइन सुनाऊंगा कि सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल कर, और बेचने वाला हवा भी बेचता है गुब्बारे में डालकर। और सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, और तीनों लोकों में फैला है, फिर भी बोतल में बिकता है पानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज के मुद्दे को लेकर हमने कू ऐप पर एक सवाल पूछा था कि क्या जिस पार्टी के साथ छोटे दल ज़्यादा जुड़ेंगे उसे बड़ा जन समर्थन हासिल होगा। इसके जवाब में हमारे पास कई जन, लेकिन हम 2 जवाब आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। केपी सिंह लिखते हैं कि बड़ा दल जब छोटे छोटे दलों को जोड़ता है तो वो वट वृक्ष बन जाता है, ऐसा केपी सिंह का मानना है। अवनीश कुमार लिखते हैं कि छोटे दलों का वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जनता उसे चुनेगी जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बात करेगा। कुछ और भी सवाल आए हैं शिक्षा और रोजगार को लेकर, वो मैं आगे बढ़ाऊंगा उन सवालों को। मैं सीधे ओपी सिंह के पास चलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह जी, एक सवाल आया है, अमन राही जी हैं, वो आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं कि गठबंधन के बजाय भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, रोजगार, इन सब मसलों पर फोकस क्यों नहीं करती है? युवाओं को तो रोजगार चाहिए, आप उन्हें मौका दीजिए, अपना रास्ता वो खुद खोज लेंगे। ब्रजेश जी, आपने गठबंधन पर आज डिबेट किया है, और जिस साथी का आपने सवाल किया है, यह सवाल इस देश के प्रत्येक नागरिक का प्रत्येक सरकार के साथ हो सकता है। कोई उन्होंने नया सवाल नहीं किया। इस बारे में मैं केवल 2 बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1, जितनी भी इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक दल हैं, इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता उनके बारे में बखूबी चाल और चरित्र के बारे में जान चुकी है। वो बताने की जरूरत नहीं है। आपने गठबंधन पर डिबेट किया, गठबंधन भी होता है और चुनाव के ऐन वक्त करार भी होता है, और चुनाव के तुरंत बाद
जो समान विचारधारा के तहत गठबंधन और करार करते हैं, वो 3 तलाक 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 बोल करके तुरंत वो अपने उस करार को तोड़ देते। ये प्रदेश की जनता ने देखा। सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां आपके डिबेट में नहीं बैठी हैं, वो कसमसा रही होंगी, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, वो भी चाहती हैं और सबका उद्देश्य एक है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना। पर ओपी सिंह जी, एक बात चाहिए, क्या ये इस बात में कोई सच्चाई है कि इस बार आपके पास पहले के मुकाबले अलायंस पार्टनर अब कम होते जा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने पिछली बार भी नारा दिया था, अब की बार 300 पार, इस बार भी नारा दे रहे हैं अब की बार 300 पार। और देखिए 2019 में आपने डिबेट चलाई थी, सारे राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े दावे किए थे, सारे राजनीतिक दलों ने सरकार बनाने की बात की थी। हुआ क्या? जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। और जो सवाल आपने किया है, दरअसल ये चुनाव इसी मुद्दे पर होगा। जो चुनाव होगा वो मुद्दे पर हो, और होना भी चाहिए। ओके, मैं मनोज पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। जनता ने 2017 में एक सेकंड 2017 में जनता ने हमको भारी बहुमत से चुना था, तो वो पूछेगी कि आपने क्या काम किया है, और मैं बताऊंगा विकास विकास विकास। ओके, अब मैं मनोज पांडे से इस बात का जवाब ले लूंगा। एक सेकंड रुक जाइए, आप एक सेकंड रुकिएगा। मनोज पांडे जी ये कह रहे हैं कि इस बार भी हम 300 के पार जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे विकास 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 पे। देखिए, जहां तक ब्रजेश भाई विकास की ये बात करते हैं, तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर इन्होंने केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यों का शिलान्यास या लोकार्पण किया है। कोई नए काम आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं बता सकती कि हमने कोई नए काम किया है। और जहां तक इन्होंने 300 की बात किया है, तो 300 ये माइनस होने जा रहे हैं। ओपी सिंह जी बीच में नहीं ओपी जानते हैं 1 by 1 300 सीटें इनकी माइनस होंगी। जी कंटिन्यू मनोज जी बोलते रहे। जी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी 2 चर्चा किया है। ये कह रहे हैं विकास विकास विकास, इस पर चुनाव लड़ेंगे। आप इस पिच पर लड़ेंगे? विकास भी नहीं, ये विनाश विनाश विनाश, ये विनाश पर चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी दिया है। आज डिग्री लेकर के घूम रहा बेरोजगार नौजवान आज इनकी लाठियां खा रहा है जब नौकरी मांगने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का 62% किसान आज वो यूरिया और डीएपी के लिए 715 की जो बोरी थी उसको 1400 रुपए में लेने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश का मजदूर पलायन कर रहा है। आज अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में तो कोई पेंशन नहीं आ रही है। यहां तक कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पेंशन दी थी, समाजवादी पेंशन, उसको भी इन्होंने बंद कर देने का काम किया है। अगर आज आप देखें तो आवारा पशु आज उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़े संकट के रूप में खड़े हुए हैं। अगर आप देखें ये रोजगार की बात कर रहे थे, तो मैं इनसे कहूंगा कि आंकड़े ठीक कर ले। 9.7% बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार में बढ़ी है। अपराध इनकी सरकार में बढ़े हैं, चाहे बाल अपराध हो चाहे महिला अपराध हो। शुक्रिया पांडे जी, थोड़ा इस राउंड में मेरे पास वक्त का अभाव है। मैं केशव देव मौर्य जी को आमंत्रित करता हूं। केशव जी, आप मुझे बताएं और दर्शकों को भी बताएं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग दुखी हैं और मैं तो खास तौर पर दुखी हूं। कोरोना काल में इन्होंने सरकारी ट्रेन बंद कर दी, बस बंद कर दी, पता नहीं इनकी कौन सी नीति थी। लोग ट्रकों में ठूस के आए, 50 की जगह 500 लोग, और 500 रुपया देने की जगह 5000 10,000 रुपया दे के आए तो कोरोना नहीं फैलता। सरकारी इनका शराब की दुकान खुली रहे, चाहे जितनी भीड़ जुटे, कोरोना नहीं फैलता। स्कूल खुल जाए, दुकान खुल जाए कोई दूसरी, तो इनका कोरोना फैलता है। कुंभ मेले में जब आदमी पानी में जाता है तो उसे थूक ज़्यादा आता है, इन्होंने कहा थूक से कोरोना फैलता है। तो कुंभ मेला इन्होंने लगवाया हरिद्वार में अभी कोरोना काल में, उसमें लाखों लोग नहाए, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे नहाए, बूढ़े नहाए, महिलाएं नहाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मस्जिद में 10 लोग नमाज पढ़ लें तो इन्हें बहुत दिक्कत होती। इनकी नीति
पता नहीं ये लोग कहाँ से पढ़ के आए, जंगल से पढ़ के आए, इन्हें किसी ने कुछ बताया नहीं बताया, इन्हें कुछ आता जाता है नहीं आता मालूम नहीं, मैं नहीं जानता। तो अब सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों से दुखी हैं। तो मैं अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता हूं या जो भी लोग हटाना चाहते हैं तो किस आधार पर हटा सकते हैं? अगर वोट काटेंगे तो हटेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, झूठ बोलते हैं, फरेबी हैं, 15 लाख आया नहीं, काला धन आया नहीं, 35 रुपए में पेट्रोल बिका नहीं, तो इन्हें हटाना तो जरूरी अभी है ना। वीरेंद्र जी ने बड़ी तो एक इंपॉर्टेंट बात कही कि इस बार आपका एसिड टेस्ट होने जा रहा है। इस बार आपके कितने महान दल की कितनी महानता है इस बार, क्या आप अपने एसिड टेस्ट के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूं। महान दल ने 7.5 लाख वोट लिया था 2012 में, 71 सीट लड़के, और 50 जगह भारतीय जनता पार्टी को हराया था। तब मैं अकेले था। आज तो मैं अखिलेश यादव जी को जिताने वाला हूं, तो मुझे तो अकेले जीतना ही नहीं। मैं तो 10,000 वोट इनका काटूंगा, इनका 20,000 का नुकसान होगा, क्योंकि 2017 में ये वोट साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को इनको वही गया बात था। जो असीम वकार कह रहे थे। और ये बात सही भी है कि बीजेपी ने सब पे प्रयास किया। मेरे पास भी बीजेपी को लोग आए, बहुत प्रयास किए कि आप मेरे साथ आ जाइए, मैंने मना कर दिया। जो आपने कहा कि मीडिया में मुझे क्यों ज़्यादा जगह नहीं मिलती, इसीलिए कि चूंकि मैं चुभता हुआ सवाल पूछता हूं। तो मैं खाली एक मिनट का और समय लूंगा। मैं कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश जी दुखी हैं, वास्तव में नाराज हैं, वो नहीं चाहते कि वो आवे, तेजस्वी जी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी आवे, तो उन्होंने बिना शर्त के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन कर दिया। तो क्या हम जो लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश की जनता को बचाया जाए भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से, तो क्या हम लोग थोड़ा थोड़ा त्याग करके भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं आपका सकते? केशव जी, मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। अरुण, आज तो संजय निषाद ने भरपूर ताकत दिखाई लखनऊ में। ताकत क्या दिखाई, झूठ बोल करके समाज को गुमराह किया। समाज जब जाते वक्त देखा ना, आए थे आरक्षण बोरा सिला कर लेने के लिए, आरक्षण बोरे में आया नहीं, गाली देते हुए लोग गए, तो उनको भी समझ में आ गया कि अब निषाद बिंद केवट मल्ला अब जिनके झांसे में नहीं आने वाला है। वोट नहीं आरक्षण नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अब तो वो समाज चिल्लाते हुए गया है कि अब आरक्षण नहीं मिला है, अब भाजपा को वोट भी नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता, आज आमदनी घट गई है और महंगाई बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी सवाल करिए कि गैस सिलेंडर जो सब्सिडी दे करके आप 750 का देते थे, आज वही सब्सिडी खत्म करके 1059 रुपया का दे रहे हैं। वो भी जो कमर्शियल है, जो 1700 का मिलता था, आज 2200 में दे रहे हैं। जो सरसों का तेल 70 रुपए लीटर मिलता था, 270 हो गया है। जो दाल 70 रुपया किलो मिलती थी, वो 170 रुपया किलो मिल रही है। जो दूध 30 रुपया मिलती थी, वो 70 रुपया मिल रही है लीटर। तो जब इस पे बात करेंगे कि गरीब को शिक्षा क्यों नहीं दे पाया, आज इन्होंने बजट, अनुपूरक बजट में सवाल खड़ा हुआ कि पिछड़े समाज को छात्रवृत्ति इन्होंने गायब कर दिया, पिछड़े समाज को आरक्षण से वंचित कर दिया। जितने नौकरियां आई हैं सब में पिछड़े वर्गों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने लूटने काम किया। जब आरक्षण लूटेंगे, संविधान को खत्म करेंगे, सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन में करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे ही असीम वकार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी खदेड़ा होगा। थैंक यू। थोड़ा इस राउंड में वक्त का अभाव है। उत्तर प्रदेश में MIM अपने को कहां पर देखती है और आप उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका कहां पर पाते हैं? देखिए, एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये राजभर हैं, निषाद हैं, ये केशव देव मौर्य जी हैं, ये हराने की क्षमता रखते हैं, इनसे डर है, इसलिए इनको लिया जा रहा है। 2012 के चुनाव में मुसलमानों से 18% आरक्षण की वादा किया गया था, मैनिफेस्टो में लिखकर बैठे हैं हमारे पांडे जी। इनसे पूछिए, मनोज भाई से, लिखा तो नहीं लिखा था, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर आसिम वकार ये कहते हैं कि आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया, कल इसको भगा दो फौरन, ये बीजेपी का एजेंट है, इसको बदनाम करो, ये बीजेपी का एजेंट है। अगर आसिम वकार ये कहते हैं कि आप हमें डिप्टी CM क्यों नहीं बनाए, कल ये बीजेपी का एजेंट है, इसको फौरन बदनाम करो। पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, बात सुन लीजिए पहले। आप ये बता दीजिए, जो जबान खोले, जो हिस्सेदारी की बात करे, जो हक की बात करे, जो आरक्षण की बात करे, जो ये कहे कि हमको भी चाहिए है, अगर आप हमसे ले रहे हैं। मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी, एक सेकंड रुक जाओ। वकार भाई एक सेकंड रुकना। और अगर हम एक सेकंड रुक जाओ बस, आपकी दवाई अभी तत्काल लो। ये राजनीति कहां से? थैंक यू। मनोज पांडे जी, क्या प्रॉब्लम भाई, क्यों इतना सता रहे हो इनको, क्यों इतना दुखी है वकार भाई? देखिए देखिए ब्रजेश भाई,
ब्रजेश भाई मैं कहना चाहता हूँ कुछ तो दवा दो भाई कि कोई अच्छे दिल से आवे उसका स्वागत है, लेकिन आज देश देख रहा है कि निगाह कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। और दूसरी एक पूरब में कहावत कही गई है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। अगर ये सवाल हो रहा है, हमारे इन्होंने आरक्षण की बात किया, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2012 में 101 टिकट समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज के भाइयों को देने का काम किया था। मैं समझता हूं इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक भागीदारी किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया। थोड़ा वक्त का अभाव में सर्वेश मिश्रा जी को समय देता हूं। सर्वेश जी आपके पास 40 सेकंड हैं, मुझे आप बताइए कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त अभी आज के हालात में खुद को कहां पर पाती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। आपने हमारी लोनी की रैली देखी होगी, हमारी तिरंगा यात्राओं से उत्तर प्रदेश की सरकार बौखला गई है। माननीय सांसद संजय सिंह जी पे 20वां FIR उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया है। और अभी 2 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े ऐलान और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ बड़ी चीजें लेकर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम एक अपने आप को उभरते हुए विकास के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है। और वो कह रही है कि अब की बार 300 पार वाली नहीं, उत्तर प्रदेश के ये जो गठबंधन के हालात हैं वो ये कह रहे हैं अब की बार 300 पार नहीं, अब की बार पीछा छोड़ो यार। बीजेपी को इस तरीके के संकेत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपने अपने बहुमूल्य विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।